नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ अध्याय 14 राज्य। ये दूसरा वीडियो है विद्यार्थियों। इसमें हम संप्रभुता और प्रभुसत्ता को समझेंगे कि संप्रभुता अथवा प्रभुसत्ता यानी सॉवरेनिटी क्या है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि संप्रभुता दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य संप्रभुता। उसी को लेकर के हम बात करेंगे कि विभिन्न विद्वान जो हैं वो अलग अलग किस प्रकार से व्याख्या करते हैं। राज्य की परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है बच्चों की वह एक संगठन है जो अपनी इच्छा को लागू करने के लिए बाध्यकारी शक्ति का उपयोग कर सकता है और जो किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होता। यही प्रभुसत्ता का सार है और विभिन्न राजशास्त्रियों ने प्रभुसत्ता की अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं। प्रभुसत्ता की परिभाषा में प्रमुख विचारक जो जीन बोंदा है, उनके अनुसार प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसे कानून द्वारा बाधित या सीमित न किया जा सके। मतलब जीन बोंदा क्या कहते हैं? जीन बोंदा कहते हैं कि प्रभुसत्ता जो है वो नागरिक और प्रजाजन जो होते हैं उनके ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है जिसे कानून द्वारा बाधित या सीमित नहीं किया जा सकता। इसी बात को आगे चलकर उसने इन शब्दों में अभिव्यक्त किया कि संप्रभु किसी अन्य के आदेश के अधीन नहीं होता क्योंकि वह स्वयं दूसरों के लिए कानून बनाता है। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी के विद्वानों में आते हैं नाम बर्गेस और जॉन ऑस्टिन की परिभाषाएं आती हैं। बर्गेस कहता है कि राज्य सभी व्यक्तियों, समुदायों और मौलिक पूर्ण और असीम शक्ति रखता है। मतलब राज्य सभी व्यक्तियों और समुदायों में मौलिक और पूर्ण असीम शक्ति रखता है। इसी को प्रभुसत्ता कहते हैं। मतलब राज्य सर्वोच्च होता है और वो असीम होता है और वही पूर्ण होता है। इसीलिए राज्य के पास इसी चीज को हम प्रभुसत्ता की संज्ञा देते हैं। राज्य सभी व्यक्तियों और जन समुदायों को अपने आदेश का पालन करने के लिए विवश कर सकता है। मतलब राज्य जो होता है वो व्यक्तियों को और जनता को अपने आदेशों को पालन कराने के लिए बाध्य कर सकता है। और इसी प्रकार से जॉन ऑस्टिन है, वो कहते हैं यदि कोई श्रेष्ठ मानव जिसे इसी प्रकार के किसी अन्य विशिष्ट मानव के आदेशों का पालन करने की आदत ना हो, समाज के अधिकांश लोगों से स्वाभाविक रूप से अपनी आज्ञाओं का पालन करा लेना हो, तो वह श्रेष्ठ मानव वो समाज का संप्रभु माना जाएगा। वह समाज एक राजनीतिक व स्वाधीन समाज होगा। क्या मतलब निकला? जॉन ऑस्टिन कहता है कि यदि कोई श्रेष्ठ मानव जिसे इसी प्रकार के किसी अन्य विशिष्ट मानव के आदेशों का पालन करने की आदत नहीं हो और समाज के अधिकांश लोगों से स्वाभाविक रूप से अपनी आज्ञाओं का पालन करा लेता है, तो वह श्रेष्ठ मानव उस समाज का संप्रभु माना कि सर्वोच्च शक्ति माना जाएगा। और वह समाज एक राजनीतिक और एक स्थानीय समाज, राजनीतिक एक स्वाधीन समाज यानी स्वतंत्र समाज कहलाएगा। अर्थात कोई समाज तब तक राज्य का रूप नहीं ग्रहण कर सकता, मतलब राजनीतिक समाज का रूप ग्रहण नहीं कर सकता, जब तक कि उस समाज में एक ऐसा श्रेष्ठ मानव न हो जो अपनी आज्ञाओं का पालन करा सकने की क्षमता रखता हो। ठीक है। अंत में हम दो आधुनिक लेखकों की परिभाषाएं देखेंगे, जिसमें एफ.एच. हिस्ले है। वो कहते हैं कि प्रभुसत्ता की अवधारणा सिर्फ इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक राजनीतिक समाज, प्रभुसत्ता हिस्ले है, वो कहते हैं कि प्रभुसत्ता की अवधारणा सिर्फ इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक राजनीतिक समाज यानी कि राज्य एक अंतिम सत्ता होती है। राज्य क्या होती है? एक अंतिम सत्ता होती है और ऐसी किसी सत्ता के बिना वह समाज चल ही नहीं सकता। प्रोफेसर डेविड हेल्ड है, वो भी ये स्वीकार करते हैं कि आधुनिक राज्यों के समक्ष इतनी कठिनाइयां और चुनौतियां हैं कि वे न तो अंदरूनी मामलों में स्वतंत्र रह गए हैं और न अपनी बाहरी नीतियों के संचालन में। फिर भी प्रभुसत्ता के सिद्धांतों को हम नकार नहीं सकते। डेविड हेल्ड कहते हैं कि प्रभुसत्ता का क्या अर्थ है? प्रभुसत्ता यानी सर्वोच्च सत्ता क्या होती है? एक ऐसी राजनीतिक सत्ता जिसे अविवादित रूप से यह अधिकार है कि वह किसी निश्चित प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए नियम, अधिनियम और नीतियां बनाए और उसके अनुसार ही प्रदेश का संचालन किया जाए। अब जैसे कि विद्यार्थी, मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि प्रभुसत्ता के दो प्रकार होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य।
आंतरिक प्रभुसत्ता से क्या अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत जो भी प्रदेश हैं और जो मनुष्य व समुदाय निवास करते हैं वे प्रभुसत्ता के नियंत्रण में रहेंगे। और बाह्य संप्रभुता क्या है? वह हर राज्य बिना किसी दूसरे राज्य के हस्तक्षेप के अपने आंतरिक और विदेश नीति का निर्धारण करेगा। मतलब कोई भी राज्य किसी की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और वह अपनी विदेशी नीति का निर्धारण कर सकता है। ये तो हो गई बाह्य प्रभुसत्ता और आंतरिक प्रभुसत्ता। तो बाह्य में भी वह सर्वोच्च शक्ति है और आंतरिक में भी वह राज्य एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में कार्य करेगा। अब आंतरिक और बाह्य प्रभुसत्ता का मूल्यांकन देखें तो राष्ट्र राज्य चूंकि कायम है इसलिए उनकी शक्तियों का विश्लेषण करते समय हम प्रभुसत्ता की धारणा को नकार नहीं सकते हैं। क्यों नहीं नकार सकते हैं? अधिकांश आधुनिक विचारकों की मान्यता यह है कि प्रभुसत्ता और स्वायत्तता के बीच अंतर करना आवश्यक है। राज्य प्रभुसत्ता संपन्न तो है पर वे इतना स्वतंत्र नहीं है कि उस सत्ता का मनमाने ढंग से उपयोग कर सकें। देश के भीतर विभिन्न राजनीतिक दल और समुदाय होते हैं। इसके अलावा एक देश की कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएं भी होती हैं। कहने का मतलब ये विद्यार्थियों की एक राष्ट्र राज्य संप्रभु राज्य तो है, एक राज्य जो है संप्रभु राज्य है, प्रभुसत्ता राज्य है, प्रभुत्व संपन्न राज्य है, लेकिन क्या वे उतने ही रूप में स्वतंत्र है जितना कि उसे होना चाहिए? नहीं। आंतरिक रूप से उसको प्रतिबंधित करने वाले या नियंत्रित करने वाली सत्ताएं कौन सी हैं? जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उन जनताओं की अपनी सांस्कृतिक परंपराएं और सांस्कृतिक रीति रिवाज है, उनके माध्यम से वो अंकुश लगता ही रहता है। ये सभी बातें प्रभुसत्ता के प्रयोग पर अंकुश करती हैं। जैसे कि भारत में सभी संप्रदायों के वर्ग जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम, ईसाई, पारसी हैं, इनके समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना उतना आसान नहीं जितना कि उसे समझा जा सकता है, क्योंकि सभी धर्मों की, सभी संप्रदायों की अपनी अपनी नीतियां हैं, अपनी अपनी रीतियां हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं, उनके अनुसार ही वे अपना कार्य पूर्ण करते हैं। तो एक ही सिविल कोड होना बहुत ही मुश्किल बात है। जहां तक बाह्य संप्रभुता का प्रश्न है बच्चों, उसे सीमित करने वाले अनेक तत्वों की चर्चा की जा सकती है, जैसे कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इनमें से हम ज्यादातर वैश्वीकरण की बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, संप्रभुता उतनी रूप में संप्रभु नहीं है, उतने रूप में स्वतंत्र नहीं है जितने की पहले हुआ करती थी। अब वैश्वीकरण का दबाव या वैश्वीकरण का नियंत्रण जो है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व व्यापार संगठन है, विश्व बैंक है, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है उनके ऊपर पड़ता ही है। निर्णय लेने के लिए उनके प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ता है, आश्रित होना पड़ता है। अब बात करते हैं हम समाज तथा राज्य के भेद की। संप्रभुता आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे संप्रभुता क्या है। संप्रभुता राज्य की एक सर्वोच्च शक्ति है, जिसके अंतर्गत हम बाह्य संप्रभुता की बात करते हैं और आंतरिक संप्रभुता की। आंतरिक संप्रभुता में कोई किसी प्रकार से नियंत्रित नहीं कर सकता सरकार को। इसी प्रकार से बाहरी रूप में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप, वैदेशिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता। लेकिन संप्रभुता अब उन अर्थों में संप्रभुता नहीं है जिन अर्थों में पहले मापी जा सकती थी। अब संप्रभुता बाह्य शक्तियों के माध्यम से, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मुद्रा कोष है, IMF जिसकी हम बात कर रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन है, इनसे कहीं ना कहीं नियंत्रित होती है। ऐसे ही आंतरिक रूप से पॉलिटिकल पार्टीज हैं और विभिन्न संप्रदायों के धार्मिक विश्वास हैं, रीतियां हैं, इनसे भी प्रभावित होती है। ठीक है, इसके बाद बात आती है समाज राज्य का भेद क्या है। समाज क्या है और राज्य क्या है। समाज और राज्य के भेद को न समझने के कारण एक दूसरे का पर्याय हम इसको मान लेते हैं, पर्यायवाची इसको समझ लेते हैं। प्लेटो, अरस्तु आदि प्राचीन यूनानी विचारक तो राज्य और समाज के बीच किसी भी प्रकार के अंतर को स्वीकार नहीं करते थे। अरस्तु ने जब ये कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, तो उसका अभिप्राय यही था कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और मानव एक राजनीतिक प्राणी है, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, जैसा कि अरस्तु कहता है। सर्वाधिकारवादी या तानाशाही व्यवस्था में आज भी राज्य और समाज को एक ही मान लेने की भावना आती है। फासिस्ट व्यवस्था में पूरे सामाजिक जीवन पर राज्य का असीम नियंत्रण होता है। वैसे ही लोकतांत्रिक देशों में भी सरकार का कार्यक्षेत्र आज उतना सीमित नहीं रह गया जितना कि 50-60 वर्ष पहले था। फिर भी हम देखें तो लोकतांत्रिक देशों में राज्य, समाज ये दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं है। राज्य एक संस्था मात्र है, तो वह स्वयं ही
समाज नहीं है। राज्य एक संस्था मात्र है और वह स्वयं ही समाज नहीं हो सकती है। इसलिए हम राज्य और समाज के भेद को इस प्रकार से स्पष्ट करेंगे। सबसे पहली बात आती है, राज्य समाज का समकालीन नहीं है। राज्य समाज का समकालीन नहीं है। स्टेट इज नॉट ए ओवल विद सोसाइटी। जैसा कि मैकाइवर कहते हैं, राज्य समाज का समकालीन नहीं है। निश्चित ही समाज राज्य से प्राचीन है। समाज जो है राज्य से प्राचीन है। पहले समाज बना, क्योंकि व्यक्ति और व्यक्ति ने मिलकर के किसको बनाया? समाज को बनाया, और समाज ने मिलकर के राज्य की उत्पत्ति की। तो समाज का जन्म जब हुआ तो राज्य की उत्पत्ति से पहले ही हो चुका था समाज का जन्म। और एक मानव को दूसरे मानव को सहयोग देने की जो प्रवृत्ति है, उसी के द्वारा समाज का जन्म हुआ। और सहयोग की प्रवृत्ति ने यदि समाज को जन्म दिया तो जान और संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ी, और राज्य की आवश्यकता के आधार पर ही राज्य का जन्म हुआ। किंतु यह निश्चित नहीं है कि राज्य की अपेक्षा समाज अधिक पुराना है। यह हम नहीं कह सकते कि राज्य से ज्यादा पुराना है समाज। ठीक है, सभी के अपने अपने मत हैं। अपने अपने मतों के हिसाब से वह बात करते हैं कि राज्य ज्यादा पुराना है कि समाज ज्यादा पुराना है, या राज्य और समाज में ज्यादा अंतर नहीं है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। इसके बाद बात आती है प्रोफेसर सोल्ता की। सोल्ता है, वो कहते हैं कि समाज राज्य से प्राचीन है। समाज जो है राज्य से बहुत प्राचीन है। मानव ने अपने जीवन का अधिकांश भाग तो अराजक स्थिति में ही गुजारा है। राज्य के उदय से पूर्व भी समाज विद्यमान था। और मैकाइवर भी कहते हैं कि प्रारंभिक काल में जबकि मनुष्य शिकार करके जब मछली पकड़कर अपना जीवन बिताता था, जब वे केवल जड़ों को खोदकर खाते थे, फल फूल पर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे, उस समय भी उनका कोई सामाजिक संगठन रहा होगा, ऐसा वे सोचते हैं। और यद्यपि वे राज्य के विषय में कुछ नहीं जानते थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? राज्य समाज का समकालीन नहीं है। राज्य जो है समाज के बाद आया है। राज्य की अपेक्षा समाज अधिक व्यापक है। समाज को अधिक व्यापक बताया गया है। राज्य का कार्यक्षेत्र समाज की अपेक्षा कम व्यापक है। ठीक है, राज्य कुछ सीमित उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जैसे कि समाज के अंतर्गत सभी प्रकार के समुदाय कार्य करते हैं। राज्य के कार्य केवल शांति सुरक्षा संबंधी होते हैं, और राज्य के कार्यों में लगातार वृद्धि होती भी जा रही है। फिर भी स्वीकार करना पड़ेगा कि राज्य मानव के जीवन के सभी पहलुओं को नहीं छूता, मतलब स्पर्श नहीं करता है। राज्य के अतिरिक्त परिवार, जाति, धर्म संगठन, आर्थिक संगठन, व्यवसायिक संगठन, ये सभी जो समुदाय हैं, ये जिनके मिलने से समाज बनता है। और हम इसको सिविल समाज में भी इसका विवेचन कर चुके हैं पिछले अध्याय में, कि सिविल समाज यानी सिविल सोसाइटी के अंतर्गत ये परिवार, जाति, धर्म संगठन, आर्थिक संगठन, व्यवसायिक संगठन, इन सब से मिलकर के समाज बनता है। जबकि राज्य सिर्फ और सिर्फ एक समाज के ऊपर अपना शासन करता है, और समाज के अंतर्गत सभी प्रकार की जो विभिन्नता है हमें देखने को मिलती है, परिवार के रूप में, जाति के रूप में, धर्म संगठन के रूप में, आर्थिक संगठन के रूप में, व्यवसायिक संगठन के रूप में, शिक्षक संगठन के रूप में, मजदूर संगठन के रूप में, श्रमिक संगठन के रूप में। इस प्रकार से बहुत सारे संगठन हैं जो समाज का निर्माण करते हैं। और राज्य कार्य सिर्फ और सिर्फ शांति और व्यवस्था बनाए रखना होता है। इसके बाद बात आती है, राज्य एक प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय संगठन है। राज्य प्रादेशिक संगठन है, समाज नहीं है। प्रत्येक राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता होती है, समाज के लिए आवश्यकता नहीं है। समाज राज्य की तुलना में बहुत सीमित होता है और बहुत विस्तृत भी होता है। व्यापक अर्थ में समाज राज्य विशेष की सीमाओं के ऊपर है। समाज शब्द का प्रयोग हम संपूर्ण ईसाई समाज के लिए भी कर सकते हैं, गांव के किसी छोटे समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। इसी कारण समाज शब्द से हम किसी खास प्रदेश का बोध नहीं होता, जबकि राज्य की जब हम बात करते हैं तो किसी निश्चित प्रदेश का बोध होता है, और उसमें निश्चित क्षेत्र या भूमि क्षेत्र की भी आवश्यकता होती है, और समाज में इस प्रकार की आवश्यकता की जरूरत ही नहीं। अब चौथी बात आती है, समाज के अंतर्गत संगठित एवं असंगठित दोनों प्रकार के जनसमूह आ जाते हैं। समाज के अंतर्गत कौन से? संगठित और असंगठित जनसमूह दोनों। राज्य शब्द का प्रयोग हम केवल उन्हीं जनसमूहों के लिए करते हैं जिनकी कोई संगठित सरकार हो, जिनका एक राजनीतिक संगठन होता है। किंतु समाज के अंतर्गत संगठित और असंगठित सभी जनसमूह आ जाते हैं। बहुत सी जनजातियों को हम राज्य नहीं कह सकते क्योंकि उनका राजनीतिक संगठन नहीं है, परंतु कबीलों का अपना एक समाज होता है। समाज के अंदर सभी समाहित है, लेकिन राज्य के अंतर्गत समाहित होना मुश्किल है, क्योंकि समाज जो है बहुत व्यापक है, और हम समाज को सीमित अर्थों में भी प्रयोग कर सकते हैं और उसको व्यापक अर्थों में भी प्रयोग कर सकते हैं। समाज का कोई निश्चित राजनीतिक संगठन नहीं होता, राज्य का अपना एक निश्चित राजनीतिक संगठन होता है।
इसके बाद बात करते हैं समाज अपनी सत्ता का प्रयोग सामाजिक दबावों द्वारा करता है, जबकि राज्य के पास प्रभुसत्ता होती है। समाज जो है अपनी सत्ता का, अपनी शक्ति का प्रयोग विभिन्न सामाजिक प्रेशर्स के माध्यम से करता है। सोशल प्रेशर जो है उनके ऊपर होता है, तब जाके वह करता है। और राज्य जो है इसके पास संप्रभुता होती है, प्रभुसत्ता होती है, सॉवरेनिटी यानी सर्वोच्च सत्ता होती है, शक्ति होती है, उसके आधार पर वह करता है। राज्य और समाज के बीच एक बड़ी भिन्नता यह है कि राज्य एक प्रभुसत्ता संपन्न समुदाय है, अर्थात उनके पास इतनी भौतिक शक्ति होती है कि वह अपने आदेशों का बलपूर्वक पालन करा सके। समाज के पास ऐसी कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं होती है। विभिन्न सामाजिक समुदाय अपने कार्यों का संचालन परंपराओं और रीति रिवाजों के माध्यम से करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन समुदायों के नियमों को भंग करे तो वे उस पर कोई नैतिक दबाव डाल सकते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं। इसके विपरीत राज्य के पास प्रभुसत्ता होती है। जो लोग उसके आदेशों का पालन नहीं करते उन्हें वह बंदी बना सकता है और जुर्माना कर सकता है, और यहाँ तक कि उनके प्राण भी ले सकता है। जैसा कि सुप्रसिद्ध अंग्रेज विचारक हैं, वो कहते हैं बारकर कि समाज का क्षेत्र ऐच्छिक सहयोग है। समाज का क्षेत्र जो होता है वो ऐच्छिक होता है, उसकी शक्ति केवल सद्भावना है और उसकी कार्य पद्धति लचीली है। इसके विपरीत राज्य का क्षेत्र यंत्रवत है और अनिवार्य है। शक्ति, उसकी जो शक्ति है वो बल है, उसकी कार्य पद्धति जो है वो कठोरता पर आधारित है। अब हम बात करेंगे समाज और राज्य परस्पर मिले हुए हैं तथा एक दूसरे के ऋणी हैं। इन सभी भिन्नताओं के बावजूद राज्य और समाज परस्पर मिले हुए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। राज्य होगा तो समाज की आवश्यकता होगी और समाज को राज्य की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। विभिन्न सामाजिक समुदायों और संस्थाओं का कार्य तब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकता जब तक कि राज्य उनके लिए एक उचित वातावरण का निर्माण न करे। समाज में शांति सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य का बड़ा महत्व होता है, और राज्य के बिना समाज का विकास रुक जाएगा और समाज की एकता नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। समाज राज्य की जननी है और राज्य और समाज का संरक्षक है। बारकर कहता है कि ये दोनों परस्पर व्यापी हैं। ये दोनों क्या है? परस्पर व्यापी हैं, मतलब एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं और एक दूसरे के ऋणी हैं। राज्य समाज पर केवल नियंत्रण नहीं रखता बल्कि उसको सुव्यवस्थित रूप से भी बनाए रखता। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, राज्य एक अनिवार्य संस्था है, समाज एक अनिवार्य संस्था नहीं है, लेकिन समाज जो है राज्य के अंतर्गत ही रहता है। जैसा कि विद्वान कहते हैं कि राज्य से पहले समाज आया और समाज के बाद राज्य की आवश्यकता हुई और राज्य एक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। समाज का जो स्थिति है वो व्यापक है, जबकि राज्य इतना व्यापक नहीं है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, राज्य और सरकार में क्या भेद है। विद्यार्थियों, सरकार को हम राज्य से अलग बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ही वह साधन होता है जिसके जरिए राज्य अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। सरकार के अभाव में सामाजिक जीवन टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। सरकार नहीं होगी, शासन नहीं होगा, सत्ता नहीं होगी, तो सामाजिक जीवन की कोई व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। वास्तव में समस्त राजनीति सरकार के इर्द गिर्द ही चक्कर काटती है। वास्तव में समस्त राजनीति जो है सरकार के आसपास ही चक्कर काटती रहती है। इन दो शब्दों का एक दूसरे के लिए प्रयोग उचित नहीं है। राज्य और सरकार के बीच जो अंतर है उसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि इन एक दूसरे के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं हम, दोनों में अंतर करना भी अति आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सरकार तो केवल एक यंत्र है अथवा साधन है। सरकार क्या है? साधन है। सरकार केवल एक यंत्र है जो उन उद्देश्यों को पूरा करता है जिनके लिए राज्य का गठन हुआ है। तो राज्य का गठन तो हो गया, लेकिन राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसी मशीन, एक ऐसा यंत्र बताया गया है सरकार, जिससे वह चलता है। जैकोबसन और लिपमैन है, वो कहते हैं कि सरकार उस संगठन का नाम है जिसके द्वारा राज्य अपनी आदेश जारी करता है और जो राज्य की नीतियों को भी लागू करता है। दूसरी बात आती है, सरकार अस्थायी है। राज्य जबकि स्थायी संस्था है, हमेशा बनी रहती है, लेकिन सरकार आती है चली जाती है, समय अंतराल खत्म होता है, नई सरकार आती है और समय से पहले भी सरकार जो है अपने सत्ता को छोड़ भी सकती है या बिखर भी सकती है उसकी सत्ता। तो राज्य एक स्थायी संस्था बताया गया है और सरकार अस्थायी। सरकार की अदला बदली का राज्य की सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रांति या चुनावों के माध्यम सरकारों में परिवर्तन होते रहते हैं। राज्य का अंत नहीं होता, वह चलता रहता है निरंतर रूप से। 1917 की क्रांति के दौरान रूस में जार का स्वेच्छाचारी शासन समाप्त हो गया और उसने
उससे रूसी राज्य की सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख कहावत है कि सम्राट मर गया, सम्राट चिरायु हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है विद्यार्थियों। सम्राट मर गया, सम्राट यानी राजा मर गया। एक सम्राट का, दो सम्राट इसमें यूज किए गए हैं, सम्राट मर गया और सम्राट चिरायु हो। तो एक सम्राट का मतलब है राजा, राजा मर गया यानी सरकार खत्म हो गई। लेकिन सम्राट, सरकार यानी जो राजा है, जो सत्ता चला रहा था, वो मर गया, तो उसका मतलब वो खत्म हो गया। लेकिन सम्राट चिरायु, लेकिन जो राज्य है वह चिरायु है, वह स्थिर है, वो हमेशा बना रहेगा। तो सम्राट मर गया, वो सरकार खत्म हो गई, लेकिन राज्य जो है हमेशा बने रहेगा। ये दो सम्राट शब्द का यूज किया गया। एक सम्राट का मतलब राजा से है और एक सम्राट का प्रतिबिंब जो बताता है उस मुकुट से बताता है। वो मुकुट, वो राज्य रूपी मुकुट जो कभी भी खत्म नहीं होता, वो हमेशा बना रहता है, चिरायु रहता है, वो हमेशा स्थिर बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी कोटेशन है, आप याद रखिएगा इसको। और इसका अर्थ यह है कि सम्राट यानी कि शासन के अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने पर ब्रिटिश राज्य का अंत नहीं होता। वह ब्रिटिश राज्य का अंत नहीं होता। ब्रिटिश राज्य का जो मुकुट है वो हमेशा बना रहेगा, राज्य रूपी जो मुकुट बना हुआ है वो हमेशा बना रहेगा। इसका ये अर्थ नहीं कि राज्य का विनाश कभी होता ही नहीं है। जब एक राज्य दूसरे राज्य पर अधिकार कर लेता है तो हारे हुए राज्य की सत्ता का अंत हो जाता है। ये भी नहीं है, राज्य तो बना रहेगा, राज्य तो स्थिर बना रहेगा, लेकिन उसकी सत्ता, ये राज्य का विनाश नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। एक राज्य दूसरे राज्य को अगर विजित कर लेता है या उस पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसका विनाश हो जाएगा। ठीक है, जब एक राज्य दूसरे राज्य पर अधिकार कर लेता है तो हारे हुए राज्य की सत्ता का अंत हो जाता है। उसी प्रकार कभी कभी स्वेच्छा से भी कुछ राज्य आपस में मिलकर एक संघ राज्य का निर्माण कर लेते हैं और ऐसी स्थिति में उन राज्यों का अलग अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अब जो वैश्वीकरण का युग है, ग्लोबलाइजेशन का युग है, उसमें एक राज्य दूसरे राज्य को जीत ले ऐसी भावना सब खत्म हो गई है। सब मिलजुल कर रहते हैं और इसलिए राज्य हमेशा स्थायी रहता है, उसकी सत्ता को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा जाता। हाँ, एक या दो राज्य, दो या दो से अधिक राज्य जो है मिलकर के एक राज्य का निर्माण अवश्य कर सकते हैं। तीसरी बात आती है, सरकार असीम है अथवा मौलिक अधिकार नहीं रखती। सरकार जो है कैसी है, असीम है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं रखती। राज्य और सरकार का एक बड़ा अंतर यह है बच्चों की, राज्य असीम अधिकार रखता है किंतु सरकार केवल उन्हीं अधिकारों को प्रयोग करती है जो कि संविधान द्वारा उसे दिए गए हैं। सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। राज्य के संविधान से बने हुए हैं ये। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में ये कहा कि सरकार एक एजेंट की भांति है और इन विषयों में राज्य ने उसे सौंप दिए हैं। वह राज्य का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करती है, किंतु यदि वह उनसे बाहर जाए और उन अधिकारों का भी प्रयोग करे जो राज्य द्वारा उसे प्रदान नहीं किए गए हैं तो ये एक गैरकानूनी बात हो जाएगी और वह गैरकानूनी बात के कारण उस शक्ति को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। 7 अक्टूबर 2005 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि 23 मई 2005 को बिहार विधानसभा भंग करने की राष्ट्रपति की अधिघोषणा पूरी तरह असंवैधानिक थी और इससे यह स्पष्ट है कि सरकार के किसी भी अंग को, चाहे वह राष्ट्रपति हो अथवा प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल, स्वेच्छाचारिता से निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखती है। ये तो बात आई विद्यार्थियों, सरकार असीम है लेकिन उसको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। राज्य के पास जो शक्तियां हैं, यदि उसका वो गलत तरीके से प्रयोग करती है तो निश्चित रूप से उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, वो कटघरे में खड़ी हो सकती है। इसके बाद बात आती है सरकार मूर्त है। राज्य और सरकार में एक प्रमुख अंतर यह भी है कि राज्य एक मूर्तिमान संस्थान नहीं, वह एक अमूर्त चीज है जिसको देखा नहीं जा सकता। इसके विपरीत सरकार का एक मूर्त रूप भी होता है। सरकारी कर्मचारियों को हर मनुष्य भली प्रकार देख सकती है। सरकार मूर्त है जबकि राज्य अमूर्त है। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में राज्य के स्वरूप को समझाने के लिए इन शब्दों में प्रयोग किया कि एक अनुमानी व्यक्ति अमूर्त, अदृश्य और स्थिर होता है। मतलब सरकार जो है मूर्त है, दिखाई देती है। राज्य सरकार में क्या अंतर है सबसे बड़ा, कि राज्य एक मूर्तिमान संस्था नहीं है, वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन सरकार एक, और राज्य जो है वह एक अमूर्त चीज है, देखा नहीं जा सकता, लेकिन सरकार का जो रूप है वो मूर्त है। सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से हम उसे देख सकते हैं कि ये एक मूर्त संस्था है। सरकार की अवज्ञा की जा सकती है।
सरकार के विरुद्ध व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता है बच्चों कि अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, किंतु राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। सरकार यदि अनुचित नीतियां अपनाए तो नागरिक उसकी अवज्ञा कर सकता है, उसकी अवहेलना कर सकता है, परंतु राज्य के विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता। हम सरकारों की आलोचना कर सकते हैं, कभी कभी उनकी अवज्ञा भी कर सकते हैं, परंतु राज्य से हम अपना नाता नहीं तोड़ सकते। राज्य में विद्यमान रहते हुए, राज्य में स्थायित्व रूप से रहते हुए हम सरकार का विरोध कर सकते हैं, उनके द्वारा बनाए गए कानूनों की अवज्ञा भी कर सकते हैं, उनका विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो संक्षेप में विद्यार्थियों हम यही कहेंगे कि राज्य यदि एक भावना है तो सरकार स्थूल संगठन का नाम है। राज्य यदि अमूर्त है तो सरकार मूर्त है, और राज्य यदि अनुमान है तो सरकार एक वास्तविक है। इसके साथ ही विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य और अन्य समुदाय क्या है, राज्य और अन्य समुदायों में क्या अंतर है और वो किस प्रकार से राज्य के अंतर्गत कार्य करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार।